तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से ऑलिव लाइफ के मैथ के बेहतरीन सवाल कर रहे थे। सारे सवालों के सॉल्यूशन देखते थे एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है ताकि आपका टाइम बचे और आप 15 मिनट के अंदर सारे 25 सवाल कर लें। तो मैथ्स का रिस्पांस काफी अच्छा आया था लोगों का। तो मैंने डिसाइड किया है कि इस हफ्ते से आगे के सारे हफ्ते में हम मैथ्स और रीजनिंग दोनों को कवर करेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। या बाकी इंग्लिश और जीके को तो लोग आसानी से कर लेते हैं क्योंकि टाइम का इशू वहां होता नहीं है। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग में हमारा टारगेट अब से 100 में 100 का रहेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग के सवालों को कितने बारीक तरीके से आप एग्जाम में अप्रोच करें ताकि आपका सॉल्यूशन निकले। क्योंकि देखिए, सवाल सब लोग सॉल्व कर देंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एग्जाम में अप्रोच कैसे लेना है। अगर कोई सवाल नया भी हो तो आपको कैसे अप्रोच करना है ये देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन आता है ऑलिव ऑलिव लाइव में। तो पहले हम लोग रीजनिंग के 25 सवाल को करेंगे। पहला सवाल आप लोग स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल कह रहा है कि विच कोड इज इनकंसिस्टेंट विद द पैटर्न लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट। मतलब कि इस पैटर्न से कौन अलग है। तो जहां देखिए लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट, ये सही है। लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर, ये भी सही है। लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर, ये भी सही है। लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट का नहीं है, यानी यही आंसर होगा। ठीक है, ये यही एक पैटर्न था जो अलग है। दूसरा कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, सीधे 46 7 288 1 16 39। ठीक है, पूछ रहा है कि एट द रेट का वैल्यू मल्टीपल है, और डॉलर का वैल्यू वैल्यू क्या है, माइनस है, और परसेंटेज का वैल्यू डिवीजन है। और ये हो गया 350 में से 28 गया 322, माइनस ये हो गया 28 8 18 प्लस 39, ये कितना हो जाएगा 21 बचा। ये हो गया 3 4 3 343। ठीक है, और ना इसमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। इसमें सवाल कह रहा है कि इन यूनिवर्सिटी लैब, एक यूनिवर्सिटी लैब में क्या होता है कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट जो है वो वीक डेज पर लैब एक्सेस कर सकते हैं। वीक डेज होता है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और वाइल पे फी पेइंग स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप वाले थे, ये फी पेइंग स्टूडेंट है, इनको सिर्फ वीकेंड पे मिलेगा, यानी कि सैटरडे और संडे। पूछ रहा है कि दो बोथ फॉलो द सेम कोर्स रूल्स। सबसे पहले इन्फेरेंस क्या होता है। इन्फेरेंस वो छुपा हुआ मीनिंग होता है। एक सेंटेंस है, एक जैसे कि सेंटेंस दिया है, इससे हम एक छुपा हुआ मीनिंग निकाल सकते हैं जो कि इसमें एक्सप्लिसिटली लिख के नहीं दिया होगा। ठीक है, जिसका इंटरनल मीनिंग होगा कि हाँ, ये हम एक मीनिंग इससे ड्रॉ कर सकते हैं पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद। सबसे पहले क्या कर रहा है, फी पेइंग स्टूडेंट जो है वेस्ट लैब आवर्स, ये कहीं नहीं लिखा है तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैंडल टूल बेटर, ये भी कहीं नहीं लिखा है क्योंकि इन दोनों के बाद में वो कंपैरिजन तो हुआ नहीं है। पॉसिबल एक्सेस बायस बाय फंडिंग, हाँ, पॉसिबल एक्सेस बायस बाय फंडिंग, तो फंडिंग की वजह से जो पॉसिबल एक्सेस है इन लोगों का कि किसी को वीकेंड में मिल रहा है किसी को वीकडेज मिल रहा है, ये बायस हो सकता है फंडिंग की वजह से, तो इसमें चांसेस ऐसे होने का। लैब स्टाफ प्रीफर्स वीकेंड ड्यूटी, ये भी कहीं नहीं लिखा है तो आंसर सी होगा। अब देख सकते हैं कि इस तरह से इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं। एक ऐसा मीनिंग निकालना है जो कि सेंटेंस से आसपास, स्टेटमेंट के आसपास आता हो, स्टेटमेंट के मीनिंग के आसपास। ठीक है, which of the following pair belong to the same exam center has the same center code represented by the first 3 digit। पहला 3 डिजिट जो है वो सेंटर कोड है, तो कौन से दो ऐसे पेयर हैं जिनका सेंटर एग्जाम सेंटर सेम है। तो 462 ये सेम है। 735 सात ये नहीं है। 643 ये भी नहीं है। 819 800 ये भी नहीं है, नहीं आंसर है। मैं सब इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एग्जाम में हम लोग इसको 15 मिनट के अंदर इजीली कर सकते हैं। मैं ऑप्शन 1 मार के आगे बढ़ जाऊंगा, बट चूंकि आपको समझाना है इसलिए मैं अच्छे अच्छे एक एक चीज समझाते हुए चल रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक मैन है, ठीक है, वो क्या कहता है कि एक वुमेन को बोलता है जो कि यहाँ है, वुमेन इसको बोलता है कि दैट स्टैंडिंग देयर, जो वुमेन खड़ी है, इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। मेरी माँ का जो ओनली सन होगा, क्योंकि ये मैन है, इसकी माँ का जो ओनली सन होगा ये खुद होगा, इसी की वाइफ है ये। तो ये वुमेन जो है इस मैन की वाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, इसमें सिर्फ ये देख लो कि ए प्लस, जितना भी साइन दिया ना यहाँ पे ए आना चाहिए, ये जरूरी है। कभी कभी ऐसे होता है ए प्लस बी का मतलब लिख देगा कि बी इज द फादर ऑफ ए, पलट देता है, तो वहां पे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ए ही है तो कोई इशू नहीं है। अब ये पूछ रहा है तो पी इंटू क्यू, तो ए इंटू बी का मतलब होता है ए इज द हस्बैंड, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। ये आप लोग को सिग्नल तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मेरे को कमेंट कर देना। क्यू माइनस आर का मतलब हो जाएगा कि क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, यानी आर यहाँ हो गई या हो गया जो भी है। आर प्लस एस, आर प्लस एस का मतलब हो जाएगा आर
आर इज द फादर ऑफ एस, यानी कि क्यू और एस सिबलिंग नहीं हो गई, दोनों का बाप सेम है तो सिबलिंग क्या होता है, भाई बहन होता है, तो क्यू और एस सिबलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, 2 and 1 and 4 का वैल्यू दिया है 21, 3 and 5 and 0 का वैल्यू दिया है 34, 1 and 2 and 3 का वैल्यू दिया है 14। देखो ऐसे सवालों में हमें अप्रोच कैसा लगाना है, सबसे पहले ए सिंबल है, ए सिंबल की जगह ही कुछ आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सारे अर्थमेटिक लगा लेंगे, प्लस माइनस गुना और डिवाइड, ठीक है, चारों लगा लेंगे। ठीक है, 4 2 6 एक साथ अगर जोड़ते हैं तो 7 3 का 21 मैच कर रहा है, 5 3 8 8 3 का 24 नहीं हो रहा है, तो 4 इंटू 1 इंटू 2 4 दूना 8 21, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जीरो है तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस करके तो 21 से पहुंचेंगे नहीं ना 34 से पहुंचेगा, डिवाइड हो नहीं रहा है, तो ये तो काम कर नहीं रहा है। अब अगला हम लोग क्या लगाते हैं, अगला हम लगाते हैं स्क्वायर क्यूब, ये एकदम मस्ट है, इसको याद रखो, स्क्वायर क्यूब अगला हम लगाएंगे तो स्क्वायर लगाओ, 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 16 4 20 1 21 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25 और 9 34 आ गया, सही है। 9 4 13 1 14, ये भी सही है। कुछ कह रहा है 7 1 4 49 1 50 और 16 66, ठीक है, समझ में आया? यही ऑर्डर में चलना है, पहले हमें अरिथमेटिक लगाना है, नहीं काम किया तब स्क्वायर और क्यूब लेना है। ठीक है, चलो कह रहा है कि रेफरेंस स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड देन आइडेंटिफाई द सिंगल ऑप्शन, चारों में से, ठीक है, एग्जैक्ट और कंप्लीटली रेप्लिकेट कर रहा है इसको, जो हाँ ये लिखा है एग्जैक्ट, कुछ भी चेंजेस नहीं हो उसको मार दो। यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया 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 तो सही है, हाँ ई, ये तो होगा ही नहीं। चलो अब क्या हो जाए, 2026.06.78, ये सही है ये सही है ये सही है ये सही, चारों ही सही लग रहा है। अब यहाँ देखो कॉमा है, कॉमा की जगह कॉमा, यहाँ सेमी कॉलन थी, हट गया, बच गया ए और डी, टीएसटी में एस और टी के बीच गैप है तो ये भी हट गया, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, एग्जैक्ट मैच कहाँ कर रहा है वही पूछा था, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। हाँ, तो सवाल क्या कह रहा है कि एम डैश एन एन डैश एम एम डैश एन एन डैश एम एन डैश एन, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 एम है, यहाँ 2 एन है, यहाँ 1 एम एन है, ठीक है, 2 एम भी हो सकता है, एम एम एन एन भी चल रहा होगा, तो यहाँ अगर एम लगा देते हैं, अब यहाँ ऑप्शन देखो, ये एम, चारों में एम लिखा हुआ है तो एम तो आएगा ही आएगा, यहाँ कंफर्म हो गया, एम एम हो गया। अब यहाँ एन एन, अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ एम लिखेंगे तो ट्रिपल एम हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे तो ट्रिपल एन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एन लिखते हैं तो एम एम एन एन एन, 3 एन आया, फिर 2 एम एम, फिर 3 एन एन एन, फिर 2 एम एम और 3 एन एन, क्या यही आंसर है क्या, एम एन एन एम एन है क्या ऑप्शन में, एम एन एन एम एन, ये वाला, ठीक है, समझ में आया। तो ही ऐसे ही रिपीट होगा, या तो एम एम एन 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 रिपीट हो रहा होगा, या फिर एम 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 और एन एन रिपीट हो रहा होगा, ऐसे ही चलता है, ये सवाल इसी टाइप से चलता है, रिपीटेड पैटर्न होता है, ठीक है, उसको पकड़ना होता है हमें। अब ये देखो 3 7 13 21 डैश 43, तो सीरीज के सवाल में हम सबसे पहले क्या देते हैं, डिफरेंस देते हैं, कुछ नहीं सोचना है, डिफरेंस लो। अच्छा 13 13 8 21, देखो 4 6 8 तो अगला 10 होगा 31, और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, पहला डिफरेंस, अगर डिफरेंस काम नहीं करे तो डबल डिफरेंस, और डबल डिफरेंस भी काम नहीं करे इसका मतलब ये एक अलग पैटर्न में है, जैसे एन स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, एन क्यू प्लस 1 हो सकता है, एन एन प्लस 1 हो सकता है, कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। तुम लोग इसमें डिटेल एक वीडियो जाना चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। नेक्स्ट एफ जे कितना होता है एफ जे ओ यू बी कितना है ये 6 4 10, और ये 5, और ये कितना हो जाएगा टी यू 6, 4 5 6 तो अगला 7 है, पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, 7 हो गया तो अगला 8 हो जाएगा, तो 2 में 8 जोड़ोगे तो 10 आएगा जो कि जे होगा। ठीक है, नेक्स्ट जे डब्ल्यू टी क्यू, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 3 3 घट रहा है, तो क्यू में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि एन होगा पहला वाला, और एन पे आंसर है, खत्म। ज्यादा दिमागी नहीं लगाना, एकदम सही तरीके से चल रहा है एकदम। जब तुमको ऑप्शन में दिख जाए कि पहला ही ऑप्शन मिल रहा है तो आगे क्यों पढ़ना है, आगे पढ़ना ही नहीं है, इसमें एन के बाद हमें आगे क्यों निकालना था, नहीं निकालना था। ठीक है ना, कोमल वॉक करती है अपने अपने ऑफिस से 75 मीटर ईस्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न लेती है और 25 मीटर चलती है, यहाँ आ गई। अब यहाँ से वो राइट टर्न लेके 50 मीटर और चल गई, यहाँ पे आ गई। अब फिर राइट लेके 25 मीटर यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये पॉइंट, ये दोनों बराबर, यानी ये लाइन मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। अपने घर पहुंच गई, ये रहा उसका ऑफिस,
ऑफिस और ये रहा उसका होम। पूछ क्या रहा है? फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस। शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही होगा, ये ओएम निकालना है। 70 यहाँ हो गया, 50 यहाँ हो जाएगा, 125 हो गया आंसर। ये डायरेक्शन बना सकते हो कि ऑफिस से होम किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ है। अब देखो इसमें देखो, ये वाला फिगर में क्या करना होता है कि सीधे ये देखो, ये वाला, ये कहाँ बनाया है, यहाँ ध्यान से देखो, क्लियर बना है, और ये लाइन भी खींचा है। अब ये भी साथ में आ गया, ये लाइन भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, यानी कि ये क्या आंसर ऑप्शन 1, ठीक है। बाकी कहीं नहीं बना है, बाकी कहीं यहाँ पे बना भी है, ये लाइन ऊपर नहीं गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है ए एम डैश बी एन टी, रिपीटेड सीरीज के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि पुराना पैटर्न इसी टाइप का था लगभग। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा? ए बी है, यहाँ सी है नहीं कहीं, डी लेकिन दिख रहा है, ई दिख रहा है और एफ दिख रहा है, तीसरा नंबर पे है, यानी अगला तीसरा पे सी आना चाहिए, अगला तीसरा पे डी है, उसके अगला तीसरा पे ई है, उसके अगला तीसरा पे एफ है। क्या सब ऐसे ही चल रहा है क्या? एम के बाद एन है, एन के बाद ओ है, ओ के बाद पी है, पी के बाद क्यू है, उसके बाद आर है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? टी, टी से पहले एस, ठीक है, एस टी, फिर यहाँ आ जाएगा यू, यहाँ आ जाएगा वी, यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू, यहाँ आ जाएगा एक्स। इसका आंसर हो जाएगा एस सी यू वी डब्ल्यू एक्स, पहला ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? हर तीसरा के बाद चेंज हो रहा है, ये हर तीन को पकड़ लिया है, एएमएस ले लिया और उसके आगे वाला लेता चला गया, बी एन टी, फिर सी ओ यू, फिर डी डीपीवी, फिर ई क्यू डब्ल्यू, फिर एफ आर एक्स, ठीक है। चलो कह रहा है कि वोवेल जो है इसमें का ईच वोवेल ऑफ दिस वर्ड इज चेंज टू इट्स प्रीसीडिंग, अपने पीछे वाले लेटर, तो वोवेल कौन कौन सा है? ये और ये है। ओ के पीछे क्या आता है? एन, और ई के पीछे आता है डी। कॉन्सोनेंट जो है अपने बाद वाले लेटर से बदल जाता है, पी के बाद क्यू हो जाएगा, एन के बाद हो जाएगा, डी के बाद ई हो जाएगा और आर के बाद एस हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर which is the second from the left, लेफ्ट से सेकंड, ये वाला, एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट। इन दोनों एन और ओ के बीच कितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर है? तो एक भी नहीं है, एन ओ, एन के बाद ही वाला नंबर ओ होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल टीवीज आर, ये हो गया टीवी। तो भाई ये इसको, भाई इसको मैं वेन डायग्राम से बनाता हूँ, सबसे आसान होता है। सम स्केल्स आर डस्क, ये पता नहीं लोग 100% 50% से कैसे बनाते हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ऑल डस्क डस्क आर स्केल्स, फिगर ऐसा ही होगा। अब पूछ रहा है कि सम स्केल्स आर टीवी, स्केल्स और टीवी का कोई रिलेशन ही नहीं है, पहला गलत हो गया। सम स्केल्स आर कैन, सम स्केल्स आर कैन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सम डस्क सारा कैन है, तो और सारा डस्क जो है वो स्केल के बराबर है, तो सम स्केल्स आर कैन भी होगा, या फिगर में भी दिख सकता है। ओनली कंफ्यूजन टू फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट का एक पार्ट है, मून स्टार का पार्ट नहीं है, सैटेलाइट का पार्ट होता है। सन प्लैनेट का पार्ट नहीं है, प्लैनेट में सन नहीं आता है। मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, बिल्कुल सही। जुपिटर जो है वो भी एक प्लैनेट का पार्ट है, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तुम्हें रिलेशन निकालना, अब ये देखो, ये क्या दिया है? डैश प्लस डैश गुना डैश माइनस डैश डिवाइड डैश इज इक्वल टू 85, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, डिवाइड है तो तुम एक काम कर सकते हो, लास्ट का 2 डिजिट लगा के देख सकते हो, यहाँ 3 7 आएगा, जो कि वैलिड नहीं होगा, तो पहला तो नहीं होगा। लेकिन 10 5 डिविजिबल है, 27 9 भी डिविजिबल है, 24 2 भी डिविजिबल, तो तुमको पुट करना ही पड़ेगा। सबसे पहले 57 पुट करो, 2 20 10 5, कितना हो गया? ये हो गया 57 और 40, 97 माइनस 2 95, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट 50 19 2 27 और 9, ये कितना हो गया? 50 और 38 88 हो गया, 88 में से 3 गया 85, ऑप्शन 3, ठीक है। ऐसे चेक करना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ चीजों को तो चेक करना ही पड़ेगा। अब देखो कैरोट लिखा है, कैरोट लिखा है 9 3 36 36, अच्छा आर का 18 होता है, 18 का 36 दिया है, 45, ये सब तुमको ऑब्जर्व करना होगा इमीडिएटली। 15 का 45 दिया है, 20 का 40 दिया है, 1 का 3 दिया है, 3 का 9 दिया है, मतलब 3 गुना यहाँ हो रहा है, 3 यहाँ हो रहा है, 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ, कैसे 2 3 हो रहा है पता नहीं हमको, हो सकता है वोवेल को ले रहा हो या नहीं भी ले रहा हो, देखते हैं। ये हो गया 45, ये 3 से गुना कर रहा है, टी में 20 से गुना कर रहा है, ए में 3 से गुना कर रहा है, एम में 39 किया है, वो 45 लिख दिया, टी को 20 लिखा है। पूछ रहा है लेमन का वैल्यू क्या होगा? तो पहले तो कुछ नहीं करना, ओ के जगह 45 रख दो, क्योंकि यहाँ सब जगह ओ में 45 दिया है, ठीक है। एम के जगह 39 दिया है, तो 39 रख दो। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? ई की जगह कुछ दिया है, ई की जगह कुछ नहीं दिया है। अब देखो 45 और 49 कहाँ है? 49 और 39 और 45 यहाँ है, बाकी दोनों ऑप्शन कट गया, और अगला 28 दिया है, तो 28, अच्छा देखो
14 की जगह 28 दिया है, अब वही 15 की जगह 45 दिया है। इसका मतलब पता है क्या है? कि इवन नंबर को 2 से गुना कर रहा है और ऑड नंबर को 3 से गुना कर रहा है। यस, और ये है 12 तो इसको 24 कर देगा, और ये 5 ऑड है तो इसको 15 कर देगा। तो 24, 15, 39, 45, 18, 24, 15, 39, 28, 15। समझ में आया? इस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे तो सवाल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बनाया है बच्चों ने। 50 में 50 कितने बच्चों के मैसेज। हाँ, तो उल्टा चलना है, तो उल्टा चलने में सबसे पहले Z आएगा, Z के बाद V आया, V के बाद O P Q Q, ठीक है? फिर P R, फिर P, तब O, तब O के बाद क्या बच रहा है? I, E और Z और A, ठीक है? उलट दिए पूरा। उलटने के बाद क्या हो, देखो A E I O P R U V, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसे होता है। अब इसको उलट के ऐसे लिख दिए। अब पूछ रहा है हाउ मेनी, क्या पूछता है? पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज। V का बदल गया, A नहीं है, यहाँ A भी नहीं है। जहाँ दोनों सेम होगा वही आंसर है। I है ना, I का I है, एक मिल गया, ठीक है? नेक्स्ट 17, 20, 38, 35, 15, 51, 28, 39 और 66। जब इस तरह का नंबर दिया ना, थोड़ा बड़ा नंबर हो और थोड़ा गैप कम हो, तो मोस्टली ये प्लस माइनस का ही खेल होता है। जोड़ो तो 37 एक ज्यादा है, 50 एक ज्यादा है, 9 8 9 8 17 का साथ 67 है, एक कम है, 44, 22 और 67, ये हो जाएगा 66, एक ज्यादा है 67, ठीक है? यानी जो गलत है वो ये है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही सवालों को करना होता है। VE, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फट से लिख दो TIE, सोचना नहीं है। इसको 1 2 3 4 5 और 6 लिख दो इमीडिएटली। अब क्या है? 361, 361 यही होगा। 542, 542 में हो जाएगा ITE, डिवाइस, पहला ही मिल गया, ठीक है? मीनिंगफुल सेंटेंस कौन बना रहा है, ये पूछा था। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पे मिरर है, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं, ये कट गया, ऊपर ही रहेगा। और ये वाला फिगर में जो, जैसे अब ये बनेगा ना, जब ये बनेगा तो ये वाला पार्ट रंगा हुआ होगा। क्या तुम लोग ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? ये वाला पार्ट रंगा होगा, ठीक है? इस साइड वाला पार्ट रंगा होगा, तो इस साइड वाला पार्ट रंगा है, ये गलत है, बच गया ये दोनों। अब ये दोनों ई ऐसे है तो ये ई ऐसे होगा, ये ई इधर की तरफ दिया है, होना ये था ऑप्शन 4, ठीक है? इस तरह से एलिमिनेट करके आराम से इजीली कर सकते हो। हाउ मेनी ट्राइंगल्स, तो जब भी फिगर ऐसा बना हो तो इसमें 3 ट्राइंगल होता है, 1 2, दोनों को जोड़ दो 3, 3 यहाँ मिल गया, एक यहाँ 4, एक 5, एक 6 और एक अंदर में दिया है 7। और कोई है इसके अलावा? नहीं। अब मैं रेगुलर ऐसे वीडियो लाऊंगा, और हर हफ्ते वीडियो आएगा ऑलिव लाइफ का मैथ्स और रीजनिंग का, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। मैंने जितना भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया है, यही एग्जाम अप्रोच होता है। इसी तरह से अगर रीजनिंग सॉल्व करोगे तो एग्जाम में 15 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए, 10 मिनट के अंदर 2500 क्वेश्चन कर दोगे रीजनिंग के। ये तुम्हें मेंस में काफी हेल्प करने वाला है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, जो कि मैथ है, जिसमें बच्चों की हालत अभी तक खराब ही है। काफी टाइम पहले ही आया था नोटिफिकेशन की सेक्शन में टाइमर लग गया है, बट पिछले 1 सवा महीना के बावजूद भी काफी बच्चे 18-19 से ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं। आज हम लोग फिर से वैसा ही चलेगा, और हम लोग फिर से देखेंगे कि कैसे मैथ को इजीली 12 मिनट के अंदर, 13 मिनट के अंदर मैक्स टू मैक्स सारा पेपर सॉल्व करके खत्म किया जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ए और बी किसी काम को m दिन में करता है। ए अकेले उस काम को 2m दिन में करता है, तो पूछता है बी उस काम को 2m दिन में करेगा। अब ये किसको पता है? ये उसी को पता है जो मैथ काफी अच्छे से बनाया है। अगर ए को 2m दिन लगता है और बी को भी 2m दिन लगता है, तो दोनों मिला के हाफ हो जाता है, ए प्लस बी को m दिन लगेगा। ये सीधा थ्योरी है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो बी को काम करने में 2m दिन लगेगा। ये सब पता होना चाहिए, ये सब पता है तो तुम्हारे 4 सेकंड का क्वेश्चन था ये, इसको सॉल्व नहीं करना है। तुम निकाल के, अब देखो यहाँ m प्लस n किसी काम को 1/3 काम को 80 दिन में करा, तो टोटल काम को 240/13 दिन में करेगा, 80 × 3 हो गया, ठीक है? और m 3/5 यूनिट 18 दिन में करेगा, 3 यूनिट 18 में कर रहा है, तो 5 यूनिट कितना में करेगा? 30 में करेगा। तो ठीक है, 240 वर्ग मान लेते हैं, तो यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यानी n का जो एफिशिएंसी है वो 5 है। इन हाउ मेनी डेज n कंप्लीट? 240/5 कितना हो गया? 48 दिन।
ठीक है, मजा आ रहा है? एकदम ऐसे ही मजा दिलाऊंगा मैं, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लोग घबरा जाते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड 500 टी शर्ट। अब इससे ऐसा सवाल है, इस सवाल को राउंड वन में एकदम मत करो, कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी परसेंटेज फंटेज आलतू फालतू चीज निकालने के लिए कह सकता है, तो राउंड टू के लिए है ये। इसको क्या करो, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व मत करो, क्योंकि बिना पढ़े आगे बढ़ जाओ अगर तुमको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो। कह रहा है कि डे वन और डे टू का मिला के 500, ठीक है, यही है क्वेश्चन। कह रहा है कि 40% ऑफ द टोटल टी शर्ट ऑन डे वन, अच्छा 40% और टोटल टी शर्ट का 40% बेच देता है डे वन पे, सच दैट नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड ऑन डे वन इज 20 मोर देन दैट ऑफ टी शर्ट सोल्ड ऑन डे टू। इसका 40% कितना हो गया, 200। और ये कह रहा है कि डे टू से 20 ज्यादा है, तो डे टू के दिन कितना मतलब बेचा होगा, 180। टोटल हो गया 380। अब पूछ क्या रहा है, द परसेंटेज ऑफ टी शर्ट ही लेफ्ट विथ हिम, 120 बाई 500 कितना हो गया, 24% नहीं है? इसको क्या सॉल्व करोगे बैठ के, इंटू टू करो सीधे, 240 बाई 1000 आ जाएगा, 24% हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसका रेडियस दिया है 7 और हाइट दिया है 10, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ बैठ के 11 और 7 का मल्टीपल लिखने मत लगेगा, क्योंकि देखो 13 में 2 के 11, 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, कोई फायदा नहीं है। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, और 10 और 7 17 हो गया, ये तो कट गया। ये कितना आ गया 17 दूना 34 दूना 68, 68 इंटू 11 748। ठीक है, नेक्स्ट। एक्स वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू, पहले तो एक्स इनवर्सली वैरी करने का मतलब ये होता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं के बाई वाई, यानी एक्स वाई का वैल्यू जो होता है वो के आता है। पूछ रहा है कि एक्स 12 है और के तो वाई 5 आ रहा है, एक्स 12 में वाई 5 आएगा तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 9.6, तो वाई कितना हो जाएगा के बाई एक्स, ये ऑलरेडी निकाल लिए 60 और एक्स आ गया 9.6, ये कितना हो जाएगा, यहाँ हटाओ यहाँ जीरो लगो, 12 50 12 8 96 हो गया, 8 6 48 6.25। ठीक है, नेक्स्ट। कहाँ है क्वेश्चन में दम, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करो ना यार। अगर तुम्हारा बेसिक तैयार है, तुम अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो जो कह रहा है वो कर दिए तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर फील्ड का एरिया जो है 576 दिया, तो 24 नहीं होगा उसका साइड, 24 का स्क्वायर ही 576 है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 1/4 ऑफ द, अब एक रेक्टेंगल है, ये हालांकि स्क्वायर था तो स्क्वायर जैसा बना दो, फिर तो लगेगा नहीं कि स्क्वायर है। अब एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ है 1/4 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और ब्रेथ जो है वो हाफ है लेंथ का, यानी 3 आ गया। पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड कितना लगेगा 20 मीटर पर स्क्वायर, यानी एरिया निकालो, इसमें 20 से गुना करो, 18 इंटू 36 360। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था। ये क्या कह रहा है, ए दिया है और बी जो है उसका उल्टा है, यानी ए बी का वैल्यू 1 है। पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालना है, यानी इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, तो 200 बार एसएससी के पीवाईक्यू में आया हुआ है। यह हुआ, अब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए है 2 प्लस रूट 3/2, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बट मैं तुम लोग को बताने के लिए लिख रहा हूँ। बी दिया है 2 माइनस रूट 3/2 प्लस रूट 3, ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस रूट 3 का अब मैं एलसीएम लेके लिख रहा हूँ, 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और 4 में से 3 गया एक, ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 दूना 14 आ गया, माइनस 1 14 आ गया, क्या है ए प्लस बी का वैल्यू आ गया। अब ये पुट कर दो इसमें, यानी 14 का स्क्वायर माइनस 1 तो 95। नेक्स्ट। एसओ गिवर दो चीजों को 1260 ईच में बेच रहा है, मतलब दोनों का जो एसपी है वो 1260 है, एक पर 20% का लॉस हो रहा है, दूसरे में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा, इस केस में हमेशा लॉस होता है जब इक्वल अमाउंट पे मतलब इक्वल परसेंटेज में गेन हो रहा है, इक्वल परसेंटेज में लॉस हो रहा है, तो हमेशा लॉस होता है। लॉस कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 100%, एक्स का वैल्यू क्या है 20 है, 20 का स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 4% लॉस, हमेशा यही होता है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कर लो, नोट करो अपने कॉपी में। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ये सब चीजों में कुछ अपना दिमाग लगाना नहीं है। वैल्यू पूछ रहा है इसका, अगर हम इसको a मान ले b मान ले, तो a का पावर 6 माइनस b का पावर 6 डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस b क्यूब, ये तो दिया है। अगर हम इसको a क्यूब का स्क्वायर कर दें माइनस b क्यूब का स्क्वायर कर दें, तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, नीचे क्या दिया था ए क्यू माइनस बी क्यू दिया था, कट गया।
यानी हमको निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो निकालना है। यानी 5 दूना 10 से 11/2 का पावर 6 प्लस 2 4 1 5/2 का पावर 6, ये तो निकालना है। सॉरी 3 निकालना है, 3 कितना होगा 1331 प्लस 125/8 होगा। 11 का क्यूब 5 और 1 6, 3 और 2 5, 13 1 14/8, 8 एकम 8, 8 8 64, 8 दूना 16, 182। ठीक है, क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ये रहा ये खेल था, इसको समझना था। एग्जाम में ऐसे ही करना है। एग्जाम में कुछ मैं रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ, सब कुछ सबको आता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो लोग को आता नहीं, बस एग्जाम में दिमाग नहीं चलता है, बस यही प्रॉब्लम है। 920 पे सेल करने में 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 850 पे सेल करने में 6.25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्या मतलब है। किसी एक से निकाल लो, इस मान लो इससे निकाल रहे हो, अगर ये मानते हो कि 115% जो है वो 920 है, तो यहाँ से भी सीपी निकल सकता है। अगर इसको मान रहे हो कि 106.25% तुम्हारा 850 है, यहाँ से भी सीपी निकल सकता है। दो देने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, कोई एक से लेके बनाओ, आंसर सेम ही आएगा। 920/115 इंटू 100 23 23 5 115 होता है, 23 चौके ये होता है 58 800। ठीक है, इससे भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, लेकिन क्यों निकालना है ये बताओ। चलो निकाल लेते हैं। 6.25 क्या होता है 12.5 और 1/16, यानी 17/16 का वैल्यू दिया है 885, यानी 17 का वैल्यू 885, तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 17 इंटू 16 5 800। ठीक है, अब मैंने फ्रैक्शन में कर दिया। 6.25 को क्या लिखते हैं, 6.25% को लिखते हैं 1/16। ये कौन याद करेगा, मैं याद करूंगा। और 100% तो 1 हो गया, दोनों को जोड़ दो, 17/16 है। 17 का वैल्यू दिया है, 16 का वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि टोटल का इंटरेस्ट 1 साल पर 1800 है, और 2 साल के बाद टोटल 3816 हो जा रहा है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, मान लो कोई प्रिंसिपल था, फर्स्ट ईयर 1800 लगता है, दूसरी ईयर 1800, 2 साल का, 1 ईयर का कितना होगा। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सब। 2 ईयर्स का, पहला ईयर का 1800 प्लस दूसरा ईयर का भी 1800 होगा, प्लस 1800 पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बन रहा है 1836 216। इस 1800 पे जो इंटरेस्ट बनेगा वही तो 8% पे बनता है, आर निकालना है। तो 216 जो है वो 1800 का कितना परसेंट है, इंटू 100, 12% नहीं होगा। आर का वैल्यू 12% आ गया, और कहीं 12% दिया नहीं है, तो पी 15,000 ही होगा। लिख, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं, आगे बढ़ो, इतना टाइम थोड़ी है। एस टी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल का कॉर्ड दिया है एस टी, सेंटर यू दिया है, बी एक पॉइंट है स्मॉल आर, स्मॉल आर कौन सा एस टी का, ये है बी। यू एस टी का वैल्यू दिया हुआ है, यू एस टी का वैल्यू क्या दिया है 43। एस वी टी का वैल्यू पूछा, ये वाला वैल्यू। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ो पहले। अगर और बताओ, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 46 हो गया, ये कितना हो गया, ये 92 8 88 हो गया। अगर ये 88 है तो ये कितना है, 360 में से 88 घटा दें, 272, सही है, 272 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा उसका आधा, 136 डिग्री। ये समझ में आधा कैसे हुआ, ये वाला ध्यान से देखो, इस वाला का जो सेंटर में बन रहा है, यहाँ बन रहा है, बट एसवीटी जो कि सेंटर पे बना रहा है ना, ये सेंटर पे 88 नहीं बना रहा है, सेंटर पे ये वाला बना रहा है, इसका आधा होता है, ठीक है, 136। नेक्स्ट, 119 माइनस 12 अंदर में है 230 माइनस 3 अंदर में 120 माइनस 18 24 26 50, 70 3 210 में से 30 गया 30 240, एक्स ये हो गया 119 माइनस 240, ये कितना बच रहा है 21 121 माइनस में। नेक्स्ट, due to change in the weather, the certain number of birds from A माइग्रेट कर जाती है बी में, और इसलिए बी का जो है नंबर ऑफ बर्ड्स इंक्रीज हो जाता है 21.24% से। बी में पहले अगर 100 था, अब 121.24 हो गया, दोनों तरफ जीरो बैठा देंगे, तो पहले 10,000 था, तो अब 12,124 हो गया। समझ में आ रहा है, बी डैश नया वाला। कह रहा है कि कुछ टाइम के बाद जो माइग्रेट बर्ड हुई थी ना, कितना 2124, वो वापस ए में चली जाती है। तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज चेंज
द डिग्री ऑफ द बर्ड डिक्रीजेज आफ्टर माइग्रेशन। तो बस 2124 कितने में गई है? 12124 में। यही तो निकालना है। कैसे निकलेगा? 4 5 20, 4 6 24, 4 3 12, 4 3 12 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखो, 500 है, यहाँ 30 है, लगभग 1/6 है। 16 पॉइंट कुछ आना चाहिए इसका आंसर। ये देखो 16.4 दिया। ध्यान से देखो ना, 506 दिया है। इसमें अगर 6 से गुना कर दे हम, ये 5 से, 6 5 30 आ जाएगा, नीचे यहाँ 30 आ जाएगा, यानी कि लगभग, सॉरी 6 से गुना कर देता हूँ, 36 आ जाएगा। लगभग 1/6 के बराबर है ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन। इसीलिए 16 पॉइंट के बाद सीधे 17 18 19 दिया हुआ है, 16.8 नहीं दिया है। ठीक है ना? चलो ठीक है, 875 ग्राम यूज करता है बेचने में। कितना बेचा? 1000। अब तुम ध्यान से समझो, पूछ रहा है और सेल कर देता है सीपी पे, लेकिन यूज तो ये किया है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। सेल के टाइम में ऐसे लिखते हैं। अब कैसे, क्यों ऐसे लिखते हैं? अब ध्यान से सोचो कि 875 ग्राम वेट यूज कर रहा है और 1 किलो बोल के बेच रहा है। अब ध्यान से समझो कि 875 ग्राम को खरीदा कितना में होगा? 875 ग्राम में। अगर 1 ग्राम को अगर हम 1 रुपया मान ले, तो 875 ग्राम को 875 रुपया में खरीदा होगा। बेच कितना रहा 875 ग्राम को? 1000 रुपया में। क्या 875 से 1000 नहीं हो जाएगा? ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, बस खत्म। 25 इंटू 40, 25 3 75, 25 25 समझ, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 7 से 8 हो गया, यानी 1/7, 14.28 29 लिया है। चलो सेम ही है। नेक्स्ट, मेजर ऑफ पीए कितना होगा ये पूछ रहा है। तुमको पता है ए भी दिया हुआ है, ए भी कितना दिया है? 13 दिया है, और ये दिया है 42। तो एक्स मान लो। फॉर्मूला तुमको पता है, पीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी इंटू पीए। यही होता है। पीसी कितना है? 42 इंटू 42, और पीबी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 13 इंटू एक्स। अब ये कैसे निकलेगा? 13 का गैप है, ध्यान से देखो। अब फिर एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या मानना? पूछ क्या रहा है? पीए पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या माने? अगर एक्स का 49 मानते हैं तो 49 से 62 हो जाएगा, तो 62 यहाँ है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 30 मानते हैं तो 43 हो जाएगा, 43 भी नहीं दिया है। अगर हम 45 मानते हैं तो 58 हो जाएगा, ये भी नहीं दिया। 36 मानते हैं अगर एक्स को, ये 49 हो गया। देखो तो, ये 7 6 इंटू 7 और 6 इंटू 7 नहीं है, तो 36 और ये 42, 49, 36 49 सही है। एक्स का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 36। ऑप्शन सी बन गया। सॉल्व ही नहीं करना है इसको, ठीक है ना? नेक्स्ट, क्या है कि मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम, और पार्क में जाता है, सर्टेन टाइम पे पहुंचता है डेली। एक दिन 24 मिनट लेट पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्पीड को 13 से घटा के 7 कर लेता है। तो वेलोसिटी अगर 13 से 7 हुआ और डिस्टेंस सेम है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 7 से 13। अगर ये जो अब 24 मिनट लेट पहुंच रहा है ना, पहुंचना 7 मिनट में था, पहुंच 13 मिनट में रहा है, तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 यूनिट का वैल्यू 24 दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया, यानी कि पहुंचता वो 28 मिनट में था, अब पहुंच रहा है वो 52 मिनट में। तो क्या ये दोनों के बीच 24 मिनट का गैप है? 24 मिनट लेट हुआ वो। पूछा क्या है? हाउ मच टाइम कैन ही रीच पार यूजुअल टाइम? तो यूजुअल टाइम तो उसका 28 था, लेट से पहुंचा तो 52। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा, इन दोनों का सम 90, 1 हो गया। इन दोनों का सम 90, ये भी 1 हो गया। 24 और 66 1, 21 और 69 1, और ये 1, यानी कि ये हो गया 4 माइनस 2/7 माइनस 5/7, खत्म। माइनस 7/7, 4 में से गया 3। समझ में आया? सप्लीमेंट्री है ना, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री है ना। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, बस वही लगाया मैंने। इफ sec बीटा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू बाय डिवाइडेड बाय sec बीटा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 3/7 है, तो पूछ क्या रहा है? sin बीटा का वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 7 sec माइनस 7 tan इज इक्वल टू 3 sec माइनस 3 tan, सॉरी प्लस 4 sec हो गया, 10 tan हो गया। 4 बाई cos इज इक्वल टू 10 बाई साइन बाई सी, साइन आ जाएगा 2/5। लो खत्म।
कह रहा है ए 162, 144 और 315। शेयर बी का दिया है 1280। ए और सी का टुगेदर मिला के कितना शेयर होगा ये पूछा है। सब 9 का मल्टीपल है। 18 9 से जाएगा 16 बार में, 9 से जाएगा 9 3 27, 9 5 45। 16 का वैल्यू दिया है 1280 इंटू 80। कुछ कह रहा है 18 और 35 53 इंटू 80, 80 24 2 40 और 2 42 4240। ठीक है। सवाल कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सब परफेक्ट स्क्वायर है जो कि डिविजिबल है 8 12 और 15 से। इसको सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व करना है। क्यों? ऐसे क्वेश्चन को कभी सॉल्व मत करना कि एलसीएम निकालने लगे और परफेक्ट डिविजिबल में घुसने लगे। तो इसी 4 ऑप्शन में से तुमको बताना है। ठीक है। अब देखो 12 15 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा। ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 6 का 10 ये भी नहीं है। आंसर 36 हो गया। इसमें सोचना क्या है, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसमें रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो। नहीं, √2 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर, लेकिन √4 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है। तो तुमको रूट तोड़ना होगा बस। अब क्या कह रहा है? 231 को लिख सकते हैं हम 11 इंटू 21 प्रोडक्ट कर रहा है इंटू 11 इंटू 16। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, √21 तो रह जाएगा। तो क्या है? ये इरेशनल हो गया। तीसरा देखते हैं, बड़ा दूसरा तो बड़ा है। 39 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा? 49 इंटू 2 ये हो जाएगा 7√2 इंटू 64√2 8√2। ये दोनों गुना हो गए, क्या हो जाएगा? 2 2, ये भी 2 में बदल जाएगा। यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। ये नहीं होगा, या तो 1 होगा या 1 और 2 होगा। 2 है, 1 और 2 ऑप्शन ही नहीं है, तो सिर्फ 1 मारो, बी देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करो बी, क्योंकि ऑप्शन ही वैसा बना है। ठीक है। ये कह रहा है कि वेयर हाउस इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म कैसा होता है? ऐसा होता है, देखिए प्रिज्म रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। अब लेंथ दिया है 25, विड्थ दिया है 16 और हाइट दिया है 10, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। कार्टून का वॉल्यूम दिया है 2 मीटर पर सेकंड आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस एज्यूमिंग नो स्पेस इज वेस्टेड। मतलब सारा का सारा फिट हो जा रहा है, कितना कार्टून का यूज होगा? तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बाई वॉल्यूम ऑफ कार्टून, यही तो हो जाएगा एन का वैल्यू। निकालो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कितना है? 25 इंटू 16 इंटू 10 बाई 2, 8 25 8 2000। क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल था। लोगों को बनाने में पता नहीं क्यों इतना पानी पानी हो गया सब लोग। मिल्क इज टू वाटर का दिया है 2:7 पहले में, और दूसरे में दिया है 11:7। पूछ रहा है कि इक्वल क्वांटिटी मिक्स हो रहा है दोनों का, तो मिल्क और वाटर का बताओ। इससे ये तो 9 है और ये कितना है? 18 है, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। अब रेशियो आ जाएगा 4:14 और ये हो जाएगा 11:7। अब दोनों इक्वल हो गया। मिल्क वाटर दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो गया और ये हो जाएगा 14 7 21 हो गया 5:7। लास्ट एक ट्राइंगल है एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें डी और ई मिड पॉइंट है एबी और एसी का। ठीक है। एडी बाई एबी 1:1 से 1 और ये पूरा है 3, ये 2 हो गया। डी पैरेलल है बीसी के, तो समझ में आ गया ना कि दोनों सिमिलर हो गया। ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। बीसी दिया है 45, तो पूछ रहा है डी कितना होगा? तो 3:1 होगा। 3:1 का रेशियो ना, एडी टू एबी का जो रेशियो वही तो होगा। ये 45 बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 आंसर। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग, वीडियो तो खत्म हो चुका है, कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि ये 30 मिनट में 50 क्वेश्चन नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था और बहुत आसानी से हो सकता था, क्योंकि मैंने जो भी बताया है एक भी रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं पहले से सॉल्व करके बैठा हूं इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। जी नहीं, मैंने जो भी बताया है सबको सब कुछ आता है, बट एग्जाम में वो इम्प्लीमेंट करने तुम लोग को नहीं आता है, जिसकी वजह से तुम लोग का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आसान सवालों को भी तुम लोग छोड़ के आ रहे हो। क्या एक भी सवाल इसमें ऐसा था जो मैंने बताया है जो रॉकेट साइंस हो? कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने तो बकायदा सॉल्व किया है भाई। 18 से 9 को काटा है, यहाँ देखो सब कुछ किया है मैंने, बेसिक से सॉल्व किया है, हर एक सवाल को सॉल्व किया है। लेकिन सॉल्व करने के बाद तभी भी मेरे को 10 मिनट से 12 मिनट लगेगा, क्योंकि मेरे को इतना कुछ लिख के समझाना था, इसलिए इतना टाइम लगा। अदरवाइज ये सब सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें तुमको ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है। पता होगा तुमको कि अगर डिसऑनेस्ट डीलर में क्या होता है, सेलिंग के टाइम क्या होता है, बाइंग के टाइम, तो तुम डायरेक्ट सीधे लिखोगे 35 से 40 सीधा लिखोगे।
बीच में कुछ नहीं लिखोगे बकवास, ठीक है ना? तो इस तरह से मैं कराता हूँ, मैं ये समझ के कराता हूँ कि मेरा वीडियो देखने वाले एक एवरेज भी बच्चा हो सकता है, एक टॉपर भी हो सकता है और एक बिलो एवरेज भी हो सकता है। लेकिन जो बिलो एवरेज और जो एवरेज है उनको टॉपर की कैटेगरी में ले जाने के लिए ये बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में तुम कभी नहीं फँसोगे अगर तुमको बेसिक्स पता है कि किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और पढ़ाई करते रहो। बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है, लेकिन उस टफ कॉम्पिटिशन में अपना हिम्मत नहीं हारना है और लड़ते रहना है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।